नमस्कार, मैं डॉक्टर कैप्टन बाबा साहेब माने, अध्यक्ष हिंदी विभाग, श्री शिव छत्रपति महाविद्यालय, जुन्नर जिला पुणे। आज मैं आपको सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे के 2013 पैटर्न के अनुसार तृतीय वर्ष कला हिंदी सामान्य 3 इस विषय के लिए प्रथम सत्र के अंतर्गत जो पाठ्यपुस्तक रखी गई है उसका शीर्षक है सृजन संदर्भ और मैं आत्मकथा अंश। इस पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत विभिन्न सारे लेखकों की आत्मकथाओं के अंश आपके अध्ययनार्थ शामिल किए गए हैं। उनमें से आज हम शुरू करते हैं पहला आत्मकथा का अंश, जिसका शीर्षक है मेरा जीवन, और इसके रचयिता हैं प्रेमचंद जी। आपने अब तक प्रेमचंद जी की कोई न कोई कहानी ज़रूर पढ़ी होगी। आपको यह भी पता होगा कि प्रेमचंद जी को कथा सम्राट माना जाता है। ऐसे कथा सम्राट प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 में हुआ था। आपका वास्तविक नाम धनपत राय था। आपका जीवन काफ़ी अभावों और संघर्षपूर्ण तरीके से बीता है। आपकी पहली कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न 1907 में ज़माना नामक पत्रिका में छपी थी। 1908 में आपका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से उर्दू में छपा था। इसमें राष्ट्रीय भावनाएं अधिक थी। इसी कारणवश अंग्रेजी सरकार के द्वारा इस संग्रह को जब्त कर लिया गया था। इसके पश्चात आप हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। आपने अपने जीवन काल में 300 से अधिक कहानियाँ, 11 उपन्यास और कई नाटकों की रचना की है। आपकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार से हैं: उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि आपके प्रमुख उपन्यास हैं। मंगलसूत्र उपन्यास लिखते लिखते आपका स्वर्गवास हो गया और इसीलिए मंगलसूत्र उपन्यास अपूर्ण अथवा अधूरा ही रह गया है। आपने अपने जीवन काल में 3 नाटकों की रचना की है। उनमें से करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी आदि नाटक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध एवं प्रचलित रहे हैं। आपकी कहानियाँ मानसरोवर के 8 खंडों में संग्रहित हैं। आपकी कहानियों में आत्माराम, 2 बैलों की कथा, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, गुल्ली डंडा, परीक्षा, जेल, पूछ की रात, सवा सेर गेहूँ, नमक का दरोगा, कफन आदि बहुत प्रसिद्ध कहानियाँ रही हैं। ऐसे महान लेखक तथा कथा सम्राट प्रेमचंद जी का निधन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुआ था। अब हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित मेरा जीवन नामक आत्मकथा अंश। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में प्रेमचंद जी ने अपने जीवन की अनेक घटनाओं का वर्णन किया है। वे अपने पूर्व जीवन को याद करते हुए कहते हैं कि पिता डाकखाने में क्लर्क थे, माता मर गई। एक बड़ी बहन थी। उस समय पिताजी शायद 20 रुपये वेतन पाते थे। 40 रुपये तक वेतन पहुँचते पहुँचते उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पहले ही उन्होंने मेरी शादी करवा दी। महज 15 साल की उम्र में प्रेमचंद जी की शादी हो चुकी थी। इतनी छोटी सी उम्र में प्रेमचंद जी पर अपने परिवार के भरण पोषण का जिम्मा आ चुका था। एक विमाता, उनके 2 बालक, पत्नी और स्वयं प्रेमचंद जी, इतने सारे सदस्यों का जिम्मा प्रेमचंद जी पर आ गया था। प्रेमचंद जी अपने आर्थिक हालत को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आमदनी 1 पैसे की नहीं थी। प्रेमचंद जी का अरमान था वकील बनने का और एमए उत्तीर्ण करने का। नौकरी उस ज़माने में भी इतनी ही दुष्प्राप्य थी जितनी कि अब है। प्रेमचंद जी को आगे पढ़ने की धुन थी, परंतु उनकी आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। जब प्रेमचंद जी क्वींस स्कूल में पढ़ते थे उस समय उनके पैरों में जूते तक नहीं थे। हेडमास्टर ने स्कूल फीस माफ़ कर दी थी। ये ट्यूशन लेकर अपनी पढ़ाई का खर्चा वहन करने लगे थे। मैट्रिकुलेशन तो वे किसी तरह से पास हो गए, परंतु सेकंड डिवीज़न से ही पास हो गए थे। सेकंड डिवीज़न में पास होने की वजह से क्वींस कॉलेज में प्रवेश लेने की आशा न रही, क्योंकि वहाँ पर अव्वल दर्जे वालों की फीस माफ़ होती थी। इसीलिए प्रेमचंद जी ने नए नए खुले
हिंदू कॉलेज में दाखिला करवाने का निश्चय किया और यहाँ पर उन्हें दाखिला तो मिल गया, परंतु फीस माफ नहीं हो रही थी। इसके लिए किसी की सिफारिशी चिट्ठी की आवश्यकता थी। गांव से स्कूल काफ़ी दूर था और वहाँ पर इनका कोई परिचित नहीं था। बहुत प्रयास करने पर ठाकुर इंद्र नारायण सिंह, जो कि हिंदू कॉलेज की प्रबंध समिति सभा में थे, उनके पास गिड़गिड़ाकर किसी तरह से प्रेमचंद जी ने चिट्ठी प्राप्त कर ली। प्रेमचंद जी उस समय बहुत आनंदित हुए और अपने घर वापस आए, परंतु घर वापस आने के बाद ही वे बीमार पड़ गए। 2 सप्ताह तक वे कॉलेज नहीं जा पाए। जब वे बीमारी से स्वस्थ हो गए तब चिट्ठी लेकर कॉलेज पहुँचे। वहाँ पर उनकी अलग अलग विषय शिक्षकों से परीक्षाएं ली गई। यहाँ पर प्रेमचंद जी बता देते हैं कि उन्हें बीजगणित सबसे ज़्यादा कठिन लगता था और यह विषय इंटरमीडिएट के लिए अनिवार्य था। वे 2 बार गणित में फेल हो गए थे। तंग आकर उन्होंने परीक्षा देना ही छोड़ दिया था। 10-12 साल के बाद जब गणित की परीक्षा में अख्तियारी हो गई तब इन्होंने दूसरे विषय लेकर आसानी से पास कर लिया। गणित में पास होने के लिए उन्होंने शहर में रहकर तैयारी की थी। यहाँ पर वे अपना खर्चा चलाने के लिए ट्यूटर का काम भी करते थे। इससे जितने पैसे उन्हें मिलते थे उन्हीं पैसों से वे खुद के खर्चे के साथ ही घर खर्चे के लिए भी अपने गांव पैसे भेज दिया करते थे। उनके जीवन में एक समय इतना खराब आया था कि उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक एक पैसे का चबेना खाकर उन्हें गुजारा करना पड़ रहा था। वे अपना गुजारा करने के लिए पढ़ाई के लिए जो उन्होंने किताब खरीदी थी गणित की, वह गणित की किताब एक दुकानदार के पास बेचने के लिए चले गए थे। वहाँ 1 रुपये में किताब बेचकर वे जैसे ही निकलने लगे तो एक सज्जन ने उन्हें रोक लिया और नौकरी के लिए पूछ लिया। इन्हीं सज्जन की ओर से उन्हें अध्यापक की नौकरी मिल गई थी। यह सज्जन एक स्कूल में हेडमास्टर थे और इन्हें एक सहकारी अध्यापक की ज़रूरत थी और इसीलिए प्रेमचंद जी को अध्यापक की नौकरी मिल गई थी। आगे के प्रसंग में प्रेमचंद जी बता देते हैं कि उन्होंने 1907 में गल्पें लिखनी शुरू की थी। डॉक्टर रविंद्रनाथ की कई गल्पें उन्होंने अंग्रेजी में पढ़ी थी और उनका उर्दू में अनुवाद किया था। 1901 में ही उन्होंने उपन्यास लिखना शुरू किया था। उनका एक उपन्यास 1902 में निकला था। उनकी कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न 1907 में ज़माना नामक पत्रिका में छपी थी। उनकी 5 कहानियों का उर्दू संग्रह सोजे वतन नाम से 1909 में छप गया था। इस वक्त प्रेमचंद जी नवाब राय नाम से लिखते थे। इस संग्रह में राष्ट्रपरक भावनाएं अधिक थी। जब यह संग्रह प्रकाशित हुआ तब वंगभंग आंदोलन चल रहा था, अतः अंग्रेजी प्रशासन ने इस संग्रह को जब्त करने का फैसला किया और इसके लेखक को पकड़ने का आदेश जारी कर दिया। उस वक्त प्रेमचंद जी शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर के रूप में हमीरपुर जिले में तैनात थे। पुस्तक के छपने के 6 महीने बाद ही जिलाधीश ने इन्हें जांच पड़ताल के लिए बुलाया। ये रातों रात बैलगाड़ी से 30-40 मील की दूरी तय करके जिलाधीश से मिलने चले गए। वहाँ पर इनसे जवाब तलब किया गया। पुस्तक की सारी प्रतियां जब्त की गई और उन्हें हिदायत दी गई कि बिना अनुमति के वे कोई किताब नहीं लिखेंगे। डिप्टी इंस्पेक्टर के स्नेह के खातिर ही प्रेमचंद जी इस मामले में सज़ा से बच गए थे। जब प्रेमचंद जी हमीरपुर में थे तो उन्हें पेचिश की बीमारी जड़ गई। यह बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने तरह तरह की दवाइयाँ खाई। कई बार कानपुर आकर भी दवा पानी किया, कई पत्ते किए, परंतु इस बीमारी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब प्रेमचंद जी ने अपना तबादला करवा दिया। ये चाहते थे कि इन्हें रोहिलखंड में तैनाती मिल जाए, परंतु उनकी तैनाती गया बस्ती जिले के तराई क्षेत्र में हुई। यहाँ पर भी उन्होंने बीमारी ठीक करवाने के लिए कई इलाज किए, परंतु बीमारी ठीक नहीं हुई। अतः उन्होंने दौरे की नौकरी छोड़ दी और बस्ती में ही एक स्कूल में स्कूल मास्टर हो गए। यहाँ से फिर वे गोरखपुर पहुँच गए। गोरखपुर में उनका परिचय महावीर प्रसाद पोद्दार जी से हुआ और इनकी प्रेरणा से उन्होंने फिर कई गल्पें लिखी।
सेवा सदन नामक उपन्यास की रचना की। यहीं पर प्रेमचंद जी ने प्राइवेट BA भी पास किया। इसके बाद उन्होंने प्रेमाश्रम लिखा और गल्पे लिखना भी जारी रखा। उनकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। वे काफ़ी अस्वस्थ हो गए थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि अब वे ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगे। सन 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा था। इस समय गांधी जी ने गोरखपुर का दौरा किया था। उनकी सभा के लिए लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ी थी। यहाँ पर गांधी जी के दर्शन से प्रेमचंद जी खासे प्रभावित एवं प्रेरित हुए। इसी के चलते उन्होंने अपनी 20 साल की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पोद्दार जी के साथ देहात में आकर प्रचार का कार्य शुरू कर दिया। यहाँ पर वे चरखे बनवाने लगे। यहाँ पर उनकी पेचिश की बीमारी भी ठीक होने लगी। फिर वे काशी चले आए और अपने देहात में बैठकर प्रचार और साहित्य सेवा में जीवन को सार्थक करने लगे। वे कहते हैं कि गुलामी से मुक्त होते ही मैं 9 साल के जीर्ण रोग से मुक्त हो गया। इस अनुभव ने मुझे कट्टर भाग्यवादी बना दिया है। अब मेरा दृढ़ विश्वास है कि भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है और मनुष्य का उद्योग भी इच्छा के बिना सफल नहीं होता। इस तरह से प्रेमचंद जी ने अपनी आप बीती बताई है। यहाँ पर प्रेमचंद जी अपने जीवन की विभिन्न सारी घटनाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके जीवन में अनेक तरह की तकलीफें आ चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपने लिए रास्ता निकाल लिया है। धन्यवाद।